हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं यशी पांडे। आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं वो टॉपिक दरअसल किसी खास विषय से संबंधित नहीं है। आज 27 मई है, यानी कि 27 मई, और ये तारीख भारत के इतिहास में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के रूप में जानी जाती है। आज ही के दिन यानी 27 मई 1964 को उनका देहांत हुआ था। और ये बड़ी बात है कि भारत का जो आज स्वरूप है, यानी कि जिस आधुनिक भारत पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस आधुनिक भारत की इमारत पे हम बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस आधुनिक भारत की जो नींव रखी गई आजादी के बाद, उसका आर्किटेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसीलिए उन्हें जो आधुनिक भारत है उसके निर्माता की भी संज्ञा दी जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिस शब्द में हम आज का भारत परिभाषित करते हैं, बल्कि एक शब्द नहीं, कुछ बड़े शब्दों के माध्यम से उन शब्दों को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने विजन में लाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वो कौन से शब्द हैं? वो शब्द हैं स्वतंत्रता, वो शब्द हैं सामाजिक न्याय, वो शब्द हैं विरासत, वो शब्द हैं वैज्ञानिक प्रगति, वो शब्द हैं सर्वधर्म समभाव। ये वो चीजें थीं जो दुनिया में आधुनिकता के स्तंभ के रूप में जानी गई। यानी इन्हीं चीजों का अभाव रहा। कब? जब दुनिया मध्यकालीन समाज में जी रही थी। जब आप मध्यकालीन समाजों की व्याख्या करते हैं तो वहां पर आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वहां पर आपको धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव जैसी बातें, या वहां पर वैज्ञानिक प्रगति जैसी बातें, प्रगतिशील मूल्य जैसी बातें कम दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी। तो आधुनिक भारत के निर्माण में जिन बड़े सिद्धांतों की जरूरत थी, उनकी शुरुआत, उनकी वकालत, उनके बारे में शुरू से ही एक क्लियर विजन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था। आपको याद होगा कि जब पहली बार महात्मा गांधी के सुझाव पर 1928 में जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं पर उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया। अब आप याद करके देख लीजिए कि 1928 वो समय है जब भारत में अभी बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन जड़ भी नहीं पकड़ पाया था। अभी हम डोमिनियन स्टेट तक बातें करते थे और कुछ रेवोल्यूशनरी जैसे थे जो निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की बात करते थे, लेकिन उनकी संख्या अनफॉर्चुनेटली बहुत कम थी। और उससे भी बड़ा अनफॉर्चुनेट यह था कि वो सशस्त्र क्रांति में बिलीव करते थे और उनके पास शस्त्रों की भारी कमी थी और ब्रिटिश फौजों के सामने उन्हें अपना मुकाबला करने में खासी दिक्कत आ रही थी। बहरहाल वो एक अलग बहस है जिस पर हमें अभी नहीं जाना है। हमें आज का जो वीडियो हो वो पंडित नेहरू पर कंसंट्रेट करना है। 1928 में उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। मैं आपको एक और चीज कोड कर दूं कि 1906 में कैलकाटा अधिवेशन में पहली बार स्वराज का नारा दिया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि 1906 से 1928 22 साल का सफर लग गया हमें पूर्ण स्वराज शब्द को लाने में। तो उसके बाद आगे चल करके जब और नेहरू ने सार्वजनिक दायित्वों को निभाया, तो आपको याद होगा कि भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय आय समिति बनी नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, और वहां से भारत में एक प्लान्ड इकोनॉमी का सपना देखा गया जिसमें सरकार की मुख्य भूमिका होगी। हालांकि उस प्लान्ड इकोनॉमी में निजी क्षेत्र को अबोलिश नहीं रखा जाएगा, उन्हें बैंडेड नहीं रखा जाएगा, उन्हें बाहर नहीं रखा जाएगा, बल्कि निजी क्षेत्र भी होगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र अनिवार्यतः हिस्सेदारी लेगा ताकि वो जनता के सपनों को, जनता की आकांक्षाओं को, जनता की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका अदा कर सके। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्वतंत्र भारत में प्रगतिशील मूल्यों की शुरुआत जिस तरीके से पंडित नेहरू के सार्वजनिक जीवन में आती है, उसकी स्पष्ट छाप उनके शासन के दौरान, उनके
प्रधानमंत्रित्व काल में भी दिखाई देती है। जिस मूल्य के साथ वो स्वतंत्रता आंदोलन में एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी के रूप में या स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में आगे दिखते हैं, उसी के वैल्यू, उसी के जो मूल्य हैं, उसको लेकर के वो फिर आजादी की जो आगे की यात्रा है, यानी कि स्वतंत्र भारत की यात्रा है, उसमें भी वो दिखाई देते हैं। जैसे प्रगतिशील मूल्यों से उन्होंने समझौता नहीं किया। भारत में उस समय बड़े टनल, बड़े डैम्स और बड़े इंडस्ट्रीज जितने भी बने, उन सब की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि पंडित नेहरू का औद्योगिकरण में, तकनीकी विकास में, वैज्ञानिक प्रगति में किस तरीके का रुझान था और किस तरीके की रुचि थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने विरासत को भी संभाले रखा। जिस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, आपने अगर पढ़ाई की हो तो आपको पता होगा कि विरासत पर उन्होंने जिस तरीके का फक्र किया, वो ये याद दिलाता है कि उनका आधुनिकता की ओर बढ़ना, लेकिन विरासत को साथ लेके बढ़ना, ये उनका विजन था। पंडित नेहरू के बारे में वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य है, उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप तक ऐसी पहुंचाई जा रही हैं जो अनफिल्टर्ड है और जो एक खास अप्रोच से या एक खास बायसनेस के साथ आपको दी जा रही है। मेरा आपसे यही सुझाव है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको सही जानकारी चाहिए हो तो उसके समकालीन लेखकों को, उनके समय के लेखकों को पढ़िए और सीधे सोर्स को आप खुद विजिट करिए, बजाय कि किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेने की। तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल नेहरू पर कभी डिटेल में बात होगी, उनकी ऐतिहासिक जो उपलब्धियां रही हैं उस पर भी चर्चा होगी। आज मैं आपको एक ऐसे श्रद्धांजलि शब्द की तरफ लेके जाने वाला हूं, श्रद्धा सुमन की तरफ ले जाने वाला हूं, जो आपको नेहरू का भारत को लेके क्या विजन था, भारत को लेकर के उनका लगाव कैसा था और भारत को लेके वो क्या सोचते थे, इसकी स्पष्ट झलक मिल जाएगी। पंडित नेहरू के द्वारा द गंगा, एक आपने हाई स्कूल में मे भी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें गंगा को लेकर के उन्होंने जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं उसकी इंतहा आपको पता होगी। वो ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी धार्मिक पाखंड के जरिए हमारे दाह क्रिया या दाह कर्म ना किए जाएं। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि मेरी शरीर की राख का थोड़ा सा हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए ताकि वो महासागर में विलीन हो जाए और वो उस महासागर में विलीन हो जिसकी पहचान या जिससे भारत की शिनाख्त होती है, यानी हिंद महासागर। और आपको पता होगा कि गंगा बहती हुई जब वो हिमालय से निकलती है और 2500 किलोमीटर के आसपास की यात्रा तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ये पूरे भारत की लगभग यात्रा तय कर लेती है। तो ये पंडित नेहरू का उद्गार था जो उन्होंने द गंगा नामक चैप्टर में एक्सप्रेस किया है। आज मैं उन्हीं के व्यक्त किए गए उद्गार को एक हिंदी रूपांतरण के जरिए आपको शेयर कर रहा हूं। आप निश्चित रूप से इसको सुनने के बाद पाएंगे कि ये एक कविता जैसा है, जबकि ये उन्होंने गद्य आख्यान के रूप में लिखा है। तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेहरू को खुद पढ़ेंगे, खुद उनके बारे में जानेंगे, ताकि आप उनके बारे में बेहतर समझ बना सकें। अब आप ये पोयम देखिए। मुझे बचपन से ही गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता गया। मुझे कई बार याद आती है वो इतिहास की कहानी, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन लोकगीतों की और लोक कहानियों की जो कि कई युगों से गंगा और यमुना के साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए जल में घुल मिल गई हैं। इनके साथ लिपटी हुई हैं भारत की जातीय स्मृतियां, भारत की आशाएं, उसके भय, उसके विजयगान, भारत की जय और पराजय। गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक है, सदा बहती, सदा बदलती फिर वो गंगा मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की, गहरी घाटियों की जिनसे मुझे मोहब्बत रही है, उनके नीचे के उपजाऊ और दूर तलक फैले मैदान जहां काम करते हुए मेरी जिंदगी गुजरी है।
मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है और देखा है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा। और बरसात में दहाड़ कर गरजती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए हुए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए यही गंगा मेरे लिए निशानी है प्राचीनता की। ये गंगा जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से रोकने वाली उन जंजीरों को, रूढ़ियों को तोड़ दिया जाए जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं, जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती हैं। मैं फिर यही नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से, परंपराओं से बिल्कुल अलग कर लूं। मुझे फक्र है उस शानदार उत्तराधिकार का, उस विरासत का जो हमारी रही है। यह सिलसिला या विच्छिन्नता मैं कभी नहीं तोड़ सकता। मैं उसकी बेहद कद्र करता हूँ।